हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग जानते हैं जब भी एल्काइल हैलाइड्स का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से किसकी रिमूवल होती है? हाइड्रोजन की। जब किसी एल्काइल हैलाइड में दो टाइप के HCl निकलने की पॉसिबिलिटी हो तो कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी और कौन सी एल्कीन माइनर प्रोडक्ट बनेगी, आइए आज के वीडियो हम देखते हैं। आपके सामने ये एक एल्काइल हैलाइड है। आप लोग जानते हैं जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से की जाती है हाई टेम्परेचर पर तो कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं E1 एलिमिनेशन, एक को बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। मेरे पिछले वीडियोस में आप लोग उसको देख लेना। अब इस केस में मेरे पास अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर बीटा डैश से हाइड्रोजन और अल्फा से क्लोरीन निकले तो ये HCl निकल जाएगा, और अगर अल्फा से क्लोरीन निकले और बीटा से H निकले तो H कौन सा निकल सकता है? ये निकल सकता है। अगर इन दोनों के बीच का H निकल जाएगा HCl तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ये कॉर्नर में। और अगर बीटा और अल्फा के बीच का H और Cl निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ये वाला। तो आपके सामने जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी दो टाइप के बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन दोनों प्रोडक्ट की म्यूचुअल परसेंटेज के बारे में। जब ये HCl निकलता है तो बनता है आपका ये वाला प्रोडक्ट 2-मिथाइल-1-ब्यूटीन, और जब ये HCl रिमूव होता है तो प्रोडक्ट बनता है 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन। अब अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, in the dehydrohalogenation of alkyl halides, if there is a possibility of making two type of structural isomers, then the compound in which double bonded carbon is more substituted will be the major product। क्या मतलब है इस बात का कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बच्चों डी का मतलब निकलना, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाए और दूसरी का निकल जाए हैलोजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करिए और दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन बनेगी जिसका डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब कई स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब समझ नहीं आता। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब ये है कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, उसमें हाइड्रोजन के अलावा कितने ग्रुप लगे हुए हैं उसको उसका सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन दो हैं, पहले मैं इसकी बात करूंगा फिर मैं इसकी बात करूंगा। इस कार्बन पर दोनों H लगे हुए हैं, यानी कि इसमें एक भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं लगा हुआ। इस कार्बन पर एक भी H नहीं है तो मिथाइल भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में काउंट होगा और इथाइल भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में काउंट होगा, यानी कि इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं वो कितने लगे हुए हैं? दो। और अगर मैं इस एल्कीन को देखता हूं तो पहले राइट वाला डबल बॉन्ड देखिए, यहां पर दो सब्स्टिट्यूशन तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है क्योंकि इसमें एक H लगा हुआ है। तो बताइए यहां टोटल कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं? दो। और यहां कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं? तीन। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं, और माइनर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें कम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे होंगे। इसे बोलते हैं सेट-जेफ रूल। कई स्पेशल केसेस में मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन भी बन जाती है जिसमें डबल बॉन्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसी रिएक्शंस को हम हॉफमैन प्रोडक्ट्स या हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। अगर किसी एल्काइल हैलाइड के डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से दो टाइप की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हुई या किसी और कंपाउंड के किसी एलिमिनेशन से दो टाइप की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हुई और जो मेजर एल्कीन बने वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बन जाए तो उन सभी एलिमिनेशन को एक साथ आज पढ़ाऊंगा मैं, जिस टॉपिक का नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये और माइनर प्रोडक्ट होता है ये, इस रूल को क्या बोलते हैं? सेट-जेफ रूल। पर अगर किसी केस में ये हो जाए मेजर और ये हो जाए माइनर, उस केस में उसे बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन।
और कौन कौन से केसेस में आपको होफमैन एलिमिनेशन पढ़ना है, आइए देखते हैं। बच्चों, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, चाहे वो E1 हो या E2 हो, आप दोनों वीडियो देख लेना इससे पहले वाले, उन दोनों में हमने लिखा है कि जो एलिमिनेशन है वो सेटजेफ रूल से रेगुलेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे 5 केस बताऊंगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे ये, जहां आपको मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बनानी, जबकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है। वो 5 केस कौन से हैं, आइए पहले वन बाय वन देखते हैं उनको। 5 केसेस ऑफ होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन प्रोडक्ट्स। तो पहला रूल है, जब आपके पास में एल्काइल हैलाइड के साथ में जो आप बेस लेते हो, वो बेस कैसा है, बल्की बेस है। बल्की बेस का मतलब होता है जब आपका बेस बहुत बड़े साइज का होता है, जैसे टर्शरी ब्यूटोक्साइड है। अगर आप एल्काइल हैलाइड के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एथोक्साइड की बजाय या मेथोक्साइड की बजाय एक बहुत बड़े साइज का बल्की बेस ले लेंगे, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप पुअर है, अगर निकलने वाले ग्रुप आपके या तो फ्लोरीन है या NH3 है या NR3 है या SR2 है, ये सब के सब पुअर लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। अगर ये लिविंग ग्रुप आपके पास है तो उस रिएक्शन में भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किस रूल से बनेगा, हॉफमैन रूल से बनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, अगर आपके कॉन्जुगेशन में एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, एग्जांपल में बताऊंगा, उस केस में बनेगा। चौथा रूल पढ़ेंगे, कई बार E2 एलिमिनेशन में स्पेशली कुछ स्टीरियोकेमिकल ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, उस कारण से भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सेजफ बन ही नहीं पाता। उस केस में हमारा प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हम कोप एलिमिनेशन। तो कोप एलिमिनेशन में भी जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन रूल के थ्रू बनता है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। आइए एक एक करके देखते हैं इन 5 केसेस के बारे में। आइए फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर मेरे पास में 2-क्लोरोब्यूटेन है और मैं इसका एलिमिनेशन करता हूं, एक बार मैंने बेस लिया नॉर्मल साइज का बेस एथोक्साइड आयन, और सेकंड केस में मैं बेस ले रहा हूं बल्की बेस, तो देखा गया कि जो नॉर्मल साइज के बेस होते हैं वो तो मेजर प्रोडक्ट किसके थ्रू बनाते हैं, सेजेफ के थ्रू। तो कौन सा H से निकला होगा, ये वाला, और डबल बॉन्ड का आएगा बीच में। लेकिन अगर आप बेस लेते हैं बल्की, तो वो बल्की बेस इतनी मूवमेंट नहीं कर पाता, जिस कारण से वो कोरोनर वाले H से ही, कोरोनर वाले कार्बन से H ले लेता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अगर बल्की बेस लेंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड केस की बात करते हैं। अगर आपका निकलने वाला ग्रुप पुअर है, जैसे कि फ्लोरीन है, F नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा जो, जैसे कि NR3 प्लस है जो NR3 की फॉर्म में निकलेगा, NH3 प्लस है जो NH3 की फॉर्म में निकलेगा, उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन रूल से निकाला जाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3 CH CH CH2H, यहां मैंने क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट लिया है, या हमने क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट लिया है, तो जिससे लिविंग ग्रुप निकलेगा वो कार्बन अल्फा है, इसको बीटा बोल रहा हूं, इसको बीटा डैश बोल रहा हूं। अगर हम क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट को बेसिक मीडियम में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो इन रिएक्शन में से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो एक तरह से एल्कीन बनाने का एक मेथड है। अगर मैं अब N इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अगर N इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये यहां से लेगा अल्फा से, ये वाला कार्बन क्या होने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज।
तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पार्शियल पॉजिटिव ये भी होगा और ये भी होगा, यस और नो। अब आपको पता है कि जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसी का H रिमूवल कर जाएगा H प्लस के फॉर्म में, चाहे इसका कर जाए और चाहे इसका कर जाए। तो एक्चुअली रिएक्शन तो वही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। रिएक्शन तो वही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप जाएगा और इन दोनों में से किसी बीटा कार्बन से कौन जाएगा, H। हमें ये देखना है कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो अपने H को H प्लस की फॉर्म में जल्दी रिलीज करेगा। इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप और किसी एक बीटा कार्बन से कौन निकलने वाला है, H। अब हमें ये देखना है कि कौन सा H जल्दी निकलेगा। तब जल्दी निकलेगा जब उसका कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा। पहले मैं इस कार्बन की बात करता हूं, फिर मैं इस कार्बन की बात करता हूं। इस कार्बन में तीनों H एटम लगे हुए हैं, प्राइमरी कार्बन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर नहीं लगा हुआ। जबकि इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, CH3। क्या इस CH3 के कारण इसके प्लस चार्ज की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएंगे, जबकि इस कार्बन को कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। इसलिए बताइए दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, राइट वाला। ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो H जाएगा वो ये वाला जाएगा। और आप समझ सकते हैं अगर ये H जाएगा और ये H नहीं जाएगा तो ये निकल गया लिविंग ग्रुप, H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो बताइए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, आ जाइए। जो मेजर प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में ये H बचा रहेगा, ये निकल ही गया, CH और डबल बॉन्ड CH2। ये इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेजर। और आपके सामने ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है या लेस सब्स्टिट्यूटेड है। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर में आता है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, और अगर बीच में आता है तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, ना कि सेजेफ प्रोडक्ट। हाँ, इसके अलावा क्या क्या बनेगा, ये ग्रुप निकल ही गया तो इसके साथ बन जाएगा टर्शरी एमीन, CH3 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 एंड लोन पेयर, प्लस ये जो H प्लस गया है ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और X नेगेटिव आयन भी रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट को जब भी हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन एलिमिनेशन से बनता है। अभी जो केस हमने पढ़ा है उसकी और भी एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं। एक रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं HEME, एक रिएक्शन है जिसे बोलते हैं HEME। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन। इस रिएक्शन में करते क्या है, स्टार्टिंग से बताता हूं थोड़ा, तब जाके आपको हॉफमैन एलिमिनेशन समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है और मैंने इसकी रिएक्शन की अमोनिया से। जब भी एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करते हैं इनको अमोनोलाइसिस कहा जाता है, और एक एक करके सारे H नाइट्रोजन के मिथाइल से रिप्लेस हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में बनता है मिथाइलअमीन, क्वाइट नेचुरल HCl निकल जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन वापस करता हूं CH3Cl से तो एक और H मिथाइल से रिप्लेस हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3NH फिर दोबारा इसकी रिएक्शन की जाती है CH3Cl से, एक और HCl निकल जाएगा और बन जाएगा टर्शियम अमीन। याद रखिएगा ये रिएक्शन एक स्टेप और चलती है। अगर मैं एक और मोल CH3Cl से रिएक्शन करवाता हूं तो इस कंपाउंड को या इस सोल्ट को बोला जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, और आप सब जानते हैं
कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आता है, +1। ऐसे सॉल्ट को हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो जब भी QaS का बेस के साथ में और हीटिंग के साथ में आप ट्रीटमेंट करते हो तो उससे जो एल्कीन बनेगी, जब भी बनेगी, वो किस रूल से बनती है, वो एल्कीन हॉफमैन रूल के थ्रू बनती है। आइए 2-3 एग्जांपल हम इसके करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल नंबर 2 करा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको ये वाली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दी, ये रहे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स, ये रहा इस पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में X नेगेटिव, और इसकी ट्रीटमेंट करा रहा हूं मैं बेस के साथ, हीटिंग कर रहा हूं साथ में। तो ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। अब बीटा कार्बन ये भी अल्फा है, ये सब कार्बन जो नाइट्रोजन से लगे होंगे वो अल्फा। अल्फा के पड़ोस वाले को बोलते हैं बीटा। बच्चों इसके तो पड़ोस में कोई H है कार्बन है ही नहीं, तो इन तीनों के साथ तो कोई बीटा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा वाले से तो कौन जाएगा, लिविंग ग्रुप। और किसी भी बीटा से, क्योंकि दोनों के दोनों बीटा एक जैसे ही हैं, किसी भी बीटा से अगर H को रिमूव करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। जो आपकी एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कौन सी बनेगी, ये वाली एल्कीन बनेगी। साथ में कौन कौन से ग्रुप निकल जाएंगे, NCH3 थ्राइस लोन पेयर प्लस H2O प्लस X माइनस। तो ये भी एक तरह का हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का केस है, जिसमें हमने साइक्लोहेक्साइल रिंग को भी लिया हुआ है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा नाइट्रोजन रिंग का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसमें, X नेगेटिव। मान लीजिए मेरे पास ये वाला क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है। पहचान लीजिए क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट को 4 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के और बाहर X नेगेटिव होता है। तो इसके अल्फा और बीटा कार्बन को इंडिकेट करिए पहले, ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा है बीटा नहीं है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। तो हमारे पास एक तरह से 3 टाइप के बीटा है, 3 टाइप के बीटा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसी कार्बन से जिसके बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से मूवमेंट हो नहीं सकती क्योंकि इसमें इसके साथ बीटा है ही नहीं। अब ये एक मूवमेंट ये वाला भी निकाल सकता है H, ये वाला भी अपना H दे सकता है और ये वाला H भी अपना H दे सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर मैं H की एसिडिक नेचर की बात करूं तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा H ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक H क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा इससे तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, अल्फा वाला, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी। अब इसके पड़ोस वाला कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, क्योंकि वही H को रिमूव करेगा। इस कार्बन के साथ तो 3-3 ग्रुप कार्बन के हैं, सॉरी 2-2 ग्रुप कार्बन के हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं। इस कार्बन के साथ भी 2-2 ग्रुप कार्बन के हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ में कोई और ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा हुआ, ये वाला। तो जो मूवमेंट होगी वो किसके अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में होगी, ये वाली मूवमेंट होगी। और ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा सॉरी। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये तो आपकी एल्कीन निकल जाएगी बाहर, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया आपका। तो जब आप इस प्रोडक्ट को लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ गया, ये 3 जगह से जुड़ा होगा। बस ये कितनी जगह जुड़ा होगा, ये 3 जगह से जुड़ा होगा। ये वाली थीम बाहर निकल गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोबारा देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, 3 ही बॉन्ड रहेंगे इसके, ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया,
ये 2 कार्बन की एल्कीन, छोटी एल्कीन, और साथ में क्या क्या निकलेगा, एल्कीन, और ये तो लिखी दिए मैंने, साथ में वाटर और X नेगेटिव आपको निकल जाएगा। इस तरह से हम क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट को ब्रेक कर करके चेक कर सकते हैं कौन सी एल्कीन इसमें मेजर एल्कीन बनेगी, क्योंकि बहुत छोटी एल्कीन बनी है, ये सबसे छोटी एल्कीन बनी है, तो इस प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसी बहुत से रिएक्शंस है जिसमें आपको इस तरह से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में साइक्लिक क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट दे रहा हूं मैं, ये वाला, ये प्लस X माइनस, आ जाइए। 4th एग्जांपल में मैंने आपको ये दिया है, अल्फा 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 और ये बीटा, ये भी बीटा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन वो वाला बॉन्ड टूटेगा जिसके बीटा कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ हो। तो बेटे ये दोनों अल्फा तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि इनके साथ तो कोई बीटा है नहीं। अब कंपटीशन है इसका, तो इसका बीटा 1 और इसका बीटा 2। बताइए किसका अल्फा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ये एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका बीटा भी नहीं निकलेगा। कहां से H निकलेगा, सॉरी कहां से H निकलेगा, बीटा 2 से निकलेगा। और जब ये बीटा 2 से निकलेगा तो अल्फा वाला बॉन्ड ये निकल गया, बीटा वाला यहां से निकल गया, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। ये बॉन्ड टूट ही जाएगा ना, और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो ये रहा डबल बॉन्ड आपका, ये देखिए, ये देख लीजिए, इस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में वाटर और X नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे। तो इन रिएक्शंस में हमें बस ये देखना होता है कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उस वाले कार्बन के बीटा कार्बन का H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। थर्ड केस की बात करते हैं, जब बेंजीन रिंग कॉन्जुगेशन में होती है। आ जाइए, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा, ये रहा बीटा, ये बीटा 1 मान लीजिए, बीटा 2 मान लीजिए। अब अगर मैं अल्फा और बीटा 2 को इन्वॉल्व करता हूं तो डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में, और अगर मैं अल्फा और बीटा 1 को इन्वॉल्व करता हूं तो डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में। आइए दोनों से प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बीटा 2 को इन्वॉल्व करता हूं तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। कब? जब मैं बीटा 2 को इन्वॉल्व करता हूं। और जब मैं बीटा 1 को इन्वॉल्व करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेशन को शो करने के लिए डबल बॉन्ड दिखा रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा C के साथ H, डबल बॉन्ड आएगा बीच में CH, और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये कब होगा? जब बीटा 1 से एलिमिनेशन। जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं सेचेस रूल से देखूं तो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, देख लीजिए। और ये जो डबल बॉन्ड है ये केवल डाई सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें सब्स्टिट्यूशन कितना है? 3 ग्रुप का। इसमें कितने का सब्स्टिट्यूशन है? 2 ग्रुप का। फिर भी जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो यहां बनता है ये वाला प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बनता है माइनर। जब भी मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने तो बोलो उसको किस रूल में पढ़ रहे हैं हम लोग? हॉफमैन एलिमिनेशन में पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये रिंग के कॉन्जुगेशन आ जाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन और ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
और जब भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, रेजोनेंस के कारण वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस कारण से यहाँ हॉफमैन एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फोर्थ केस की बात करते हैं, स्टीरियोकेमिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी एल्काइल हैलाइड में E2 एलिमिनेशन हो रहा हो, आप लोग जानते हैं E2 एलिमिनेशन ट्रांस होता है, यानी कि निकलने वाले दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। फोर्थ केस की बात करते हैं, स्टीरियोकेमिकल ऑब्स्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि E2 एलिमिनेशन एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। इसमें निकलने वाले दोनों ग्रुप एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अगर दोनों लिविंग ग्रुप, यानी कि एक Cl मान लीजिए और एक H मान लीजिए, एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेशन में नहीं है, तो E2 एलिमिनेशन से प्रोडक्ट की बनने की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो अगर E2 एलिमिनेशन में कोई ऐसा स्टीरियोकेमिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। आ जाइए, मुझे पता है ये अल्फा है, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। हम जानते हैं कि अगर ये वेज पे शो किया हुआ है, तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो H होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, डैश पे। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां पे H क्या है, वेज पे। हम जानते हैं वेज के सामने वेज, ये एलिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इधर देखता हूं तो यहां मुझे एक ऐसा H मिल जाता है जो डैश पे लगा हुआ था, यानी कि ये दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में रिमूव हो सकते हैं। इसलिए जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये, जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं ये, और ये एज इट इज ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये एच तो निकल ही नहीं पाया था। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, हालांकि दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा जो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ बनना चाहिए था। मान लीजिए ये एच निकल जाता सपोज, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता वो ये बनता। नो डाउट ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है इसकी कंपेरेटिवली, पर आप याद रखिएगा E2 एलिमिनेशन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये आपका मेजर का हो चाहे मेन प्रोडक्ट का हो, मेन प्रोडक्ट आपका किससे होगा, हॉफमैन के थ्रू बन सकता है। तो कई बार कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमारा एक ही एलिमिनेशन पॉसिबल होता है, इसे हम हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं। और लास्ट केस है कोप एलिमिनेशन का। जब 3 डिग्री एमीन्स को H2O2 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये जो टर्शियम अमीन ऑक्साइड हैं, ये हीटिंग करने पर एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं, और इस एलिमिनेशन को हम कोप एलिमिनेशन कहते हैं। द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शियम अमीन ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कोप एलिमिनेशन। आइए इसकी देखते हैं मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो अगर मेरे पास 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है, मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा है, नाइट्रोजन के अराउंड 3 एल्काइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं, आप जानते ही, इसको देंगे माइनस, इसको देंगे प्लस। अब बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे आपने अभी एमोनोलाइसिस में सोचा था। अल्फा वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर आई, अब यहां तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये वाला अल्फा तो इन्वॉल्व नहीं होगा पिछली बार की तरह। एक ये अल्फा इन्वॉल्व हो सकता है और एक ये। मैंने आपको बोला था वो बीटा कार्बन एच देगा जिसका ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। आइए चेक करते हैं, एक बीटा 1 है और एक बीटा 2 है। बच्चों इस बीटा 2 के साथ तो इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप लगे हुए, लेकिन इस बीटा के साथ में इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। तो बताइए इन दोनों H में से ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, बीटा 1 या बीटा 2? वेरी गुड, बीटा 1 इज मोर एसिडिक H। और अगर ये H ज्यादा एसिडिक होगा तो ये यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये H प्लस की फॉर्म में जाएगा, तो आप जानते ही हैं, और डबल बॉन्ड बनेगा ये भी आप जानते ही। ये H प्लस की फॉर्म में किस पे ट्रांसफर हो जाता है, O नेगेटिव पर। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये बॉन्ड टूट चुका है, ये H उधर जा चुका है, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, सबसे छोटी एल्कीन बनेगी, इथीन। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब O के साथ तो मैंने ये H लगा दिया, OH, और इसको हमने छेड़ा ही नहीं, तो CH2CH CH3
और CH3, ये तो आपकी बन जाएगी सेकेंडरी अमीन हाइड्रोक्साइड और साथ में एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम R2NOH से भी शो करते हैं, R2NOH। तो इस एलिमिनेशन में भी जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो स्मॉल एल्कीन बनती है, जो कि होफमैन एलिमिनेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। इस तरह से जब भी हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस करनी होगी तो बाकी सभी जगहों पर आप सेजेस रूल से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, नो डाउट, पर कई बार हमें यह भी देखना होता है कहाँ कहाँ सेजेस रूल नहीं लगेगा, उस रूल को बोलते हैं हम होफमैन रूल। तो 5 जगह मैंने बोला, अगर आप एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रो एलोजिनेशन कर रहे हैं तो बल्कि बेस लोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। सेकंड केस में मैंने बोला अगर पुअर लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो भी होफमैन एलिमिनेशन होता है। थर्ड केस जब एरोमेटिक रिंग कॉन्जुगेशन में हो तो भी होता है। फोर्थ केस सीरोकेमिकली अगर मैं HOCl को नहीं निकाल पाऊं तो भी हो सकता है। और लास्ट में कोप एलिमिनेशन, जिसको हम इंटरनल एलिमिनेशन EI रिएक्शन भी कहते हैं, टर्शरी अमीन ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है और साथ में इसका एक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इन 5 तरह से आप होफमैन एलिमिनेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।